नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने रोहित पुनेठा। उपचुनाव का जनादेश क्या कह रहा है? नतीजों में किसके लिए क्या संदेश छुपा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू फिर से दिखा तो पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में पंजे का पंच लगा। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों पर ही कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। वहीं हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 2 कांग्रेस ने अपने नाम की और 1 सीट बीजेपी जीत पाई। सभी 13 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें कांग्रेस को 4, टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1, डीएमके को 1 और बिहार की रुपौली सीट पर सबको चौंकाकर निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मारी। जाहिर है कि उपचुनाव के नतीजे एनडीए के मनमाफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन की बाँछें खिली हुई हैं। लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के इन नतीजों के मायने क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया गठबंधन के आंगन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, कार्यकर्ताओं की बाँछें खिल गई। उपचुनाव में बम्पर जीत मिली तो जोश बढ़ गया, उत्साह दोगुना हो गया, जश्न शुरू हो गया। सात राज्यों की 13 सीटों के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता खुशियों के सागर में गोते लगाने लगे, मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। और ये खुशी इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट था, जिसमें बाजी इंडिया गठबंधन ने मारी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए तो दोनों ही जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोले ने बाजी मारी तो मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को भी अब समझ लेना चाहिए कि वो वक्त खत्म हो गया है, इनका दौर अब अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अस्त होना शुरू हुआ। आने वाले चुनावों में लगातार अब 4 असेंबलीज के भी आ रहे हैं, ये सूर्य अस्त होने वाला है। उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशियां एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से भी आईं। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटें देहरा और नलगढ़ को अपने नाम किया, जबकि हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने मुकाबला 2 बनाम 1 से अपने नाम कर लिया। जिस प्रकार की राजनीति खरीदो-फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है, उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो-फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। पहाड़ी राज्यों में पंजे का पंच दिखा तो पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चला। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और 4 पर ही टीएमसी ने अपना दमखम दिखाया। रानाघाट दक्षिण सीट से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी जीते। रायगंज सीट पर टीएमसी के कृष्णा कल्याण ने बाजी मारी। बागदा सीट पर टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं मानिकतला सीट पर टीएमसी की सुप्ती पांडे का जलवा दिखा। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है जो वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। बंगाल में दीदी का जादू चला तो पंजाब में बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू चल गया। जालंधर वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी का जलवा दिखा। यहां आप कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे पर कांग्रेस रही। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। उपचुनाव के नतीजे बड़ा संदेश दे रहे हैं। संदेश इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों ही बेअसर दिखे। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जबकि आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रहीं। अब सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए।
हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। बिहार की रुपौली सीट पर इंडिया और एनडीए दोनों को वोटर्स ने नकार दिया। हालांकि एमपी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। यहां अमरावड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर कमल खिलाया। इसके अलावा तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट पर डीएमके ने बाजी मारी। नतीजों के आने के बाद मंथन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि उपचुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं और क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। लेकिन ये नतीजे अब बहुत कुछ कह रहे हैं। एक खेमे में खुशी का माहौल है तो एक खेमे में गम और चिंता का माहौल है। कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं ये जो नतीजे आज उपचुनाव के सामने आए। सवाल यह है कि इस उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में जो इंडिया अलायंस को जीत मिली है, इसके मायने क्या है? क्या फ्यूचर में चीजें भविष्य में बदलने वाली है? जैसा कि अभी पवन खेड़ा कह रहे थे कि बीजेपी का सूरज अब अस्त होने की ओर है और अब बीजेपी का दौर खत्म हो रहा है। एक और सवाल है कि 13 सीटों पर उपचुनाव में कहां चूक हो गई है बीजेपी से? उपचुनाव नतीजों का असर क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उन पर पड़ेगा? नतीजों में एनडीए और इंडिया दोनों के लिए क्या संदेश छिपा हुआ है? कुछ सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, साथ में जुड़ी हैं। प्रबीर सरकार टीएमसी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो साथ में हैं। आलोक मेहता जी आईटीवी के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब से कुछ देर में बीजेपी के एडवोकेट विजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आज जगह जगह जश्न की तस्वीरें मैंने देखी हैं। इंडिया अलायंस को जीत मिली है। जो नतीजे सामने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने इस बार उपचुनाव में बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 4 कांग्रेस जीती, 4 टीएमसी जीती, 1 डीएमके जीती, 1 इंडिपेंडेंट जीता, 1 आम आदमी पार्टी। यानी कि आपसे जुड़े जो दल हैं उन्होंने जीत हासिल की है। और खास बात यह है कि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ी थी। अभी उपचुनाव तो झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है। जिस तरीके से आज हमें चुनाव के नतीजे मिलते हैं, सबसे पहले तो भारत की और इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। इन चुनावों के नतीजों ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। वो लकीर क्या है? वही लकीर ये है कि लोक आस्था सर्वोपरि है और धर्म को राजनीतिक पाखंड के रूप में अपनाने की को जनता सिरे से नकारती है। यह लकीर है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी पार्टी छोड़ के अपने छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उन्हें जनता नकारती है। यह लकीर है कि आप जब अपना चुनाव शुरू करते हैं, ये देखिए लोकसभा को अभी कुछ हाल ही में 1 ही महीना हुआ है, उसके बाद विधानसभा में इस तरीके के जीत के मायने इसलिए भी हैं क्योंकि जनता अभी तक वो मछली, मटन, मुर्जरा और मुर्गा वाला डिस्कोर्स भूली नहीं है। जनता ने देखा कि जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार से आग्रह किया कि नीट पर एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन दिया जाए प्रधानमंत्री और विपक्ष की तरफ से, ताकि छात्रों को न्याय मिले, और उसे मना कर दिया गया। जिस तरीके से आज महंगाई हमारे घरों में, हमारा टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 16 करोड़ जॉब्स लॉस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जनता अब अपने मुद्दों पर वोट करती है, जनता स्थानीयता पे वोट करती है और जनता अवसरवादियों को सिरे से नकार रही है। और जनता कह रही है कि हमारी आस्था का विषय है, पर उसे राजनीति में मत लाइए, आप गवर्नेंस करिए। और यही इन रिजल्ट्स के मायने भी हैं और ये सबके सामने है। 10 में से 13 की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। खासकर मैं नाम लेना चाहूंगी बद्रीनाथ की जीत का। अयोध्या, प्रयागराज, रामटेक, रामेश्वरम के बाद अगर हमारे महादेव की नगरी बद्रीनाथ ने इन्हें नकारा है, तो इन्हें अब वापस जाके व्हाइट बोर्ड पे सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे कि देश में कुछ काम भी करेंगे। क्योंकि अभी तक अपने बहुत पीठ थपथपा रहे थे। अभी जब लोकसभा सेशन हुआ था राज्यसभा में कि देखिए ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ये जीत रहे हैं। हम इसलिए नहीं जीत रहे थे, हम इसलिए जश्न मना रहे थे क्योंकि आपकी 400 पार को जब आपने सिंपल मेजोरिटी से भी हमने आपको दूर कर दिया। और आज वाई इलेक्शंस पे ये रिजल्ट्स इस बात की ताकीद है, इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सही जा रहा है, अच्छे कैंडिडेट्स उतार रहा है। और अब ये खरीद फरोख्त और अवसरवादी की राजनीति को जनता नकारती है, उसके लिए भी जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ठीक है, विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विजय जी, इन उपचुनाव के पीछे छिपा संदेश क्या समझ पा रहे हैं?
कांग्रेस तो ये इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है कि जनता नकार आपको रही है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि बहुत खुश होने के लिए तो कुछ है नहीं इस चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी के लिए। रोहित जी देखिए, मैं पूजा जी को सुन रहा था, बड़ी हास्यास्पद बातें कर रही है पूजा जी। जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था पंजाब, वहां आज कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई। लोकसभा में आपने देखा होगा कितना हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। किस तरह से मैंगलोर सीट कभी हमने नहीं जीती थी उत्तराखंड में, आज वहां मात्र 422 सीटों से हारते हैं। किस तरह से छिंदवाड़ा में जो लोकसभा में जो वो सीट थी, एक रिजर्व सीट थी, उसको हमने जीतने का काम किया। कितने सालों से हमने वो नहीं जीती थी। लोकसभा में भी हमने छिंदवाड़ा इनसे छीनने का काम किया है। अब ये दूसरी बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। कहाँ इंडिया गठबंधन है? कौन सा इंडिया गठबंधन है? वो तो बिखर गया। केजरीवाल जी कहते हैं मेरी ना अरेंज मैरिज ना लव मैरिज। अब आप मुझे बताइए, पंजाब में ये तीसरे नंबर की पार्टी आई है, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो कहाँ इंडिया गठबंधन हुआ? कौन से प्रदेश में हुआ? और जो ये चुनाव हुए हैं, इसमें से 4 राज्यों में तो इनके ममता जी की लगा लीजिए, आम आदमी की पार्टी। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगा। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस उत्साहित है और पवन खेड़ा कांग्रेस नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उसमें चल रहे हैं। जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहां के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की, और ये नतीजे आपके सामने। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है, और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये अपनी ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। तो लीजिए विजय जी, यहीं से एक और सवाल है आपके लिए कि धर्म की राजनीति को नकार दिया है, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अयोध्या में भी आपको हार मिली लोकसभा का जब चुनाव हुआ, उसके बाद बद्रीनाथ सीट वहां पर भी लोगों ने नकार दिया। जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है उसको पब्लिक जनता सिरे से नकार रही है। देखिए पवन खेड़ा जी जो है फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। तो अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं थी, वो विधानसभा सीट है अयोध्या, और अयोध्या में हम जीते हैं विधानसभा में। हम फैजाबाद लोकसभा सीट हारे हैं। तो ये गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठ के। हाँ, ये जरूर हम थोड़े अंतर से हारे हैं अपना यहाँ बद्रीनाथ में। तो यहाँ हार जीत लगी रहती है, पहले भी हम हारे हैं, जीते भी हैं हम कई बार यहाँ पे। तो इसका मतलब पवन खेड़ा जी ने बोल दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं और हम वो हिंदुओं का शुभचिंतक मानते हैं। तो मैं वापस लौटता हूँ अपनी बात पे। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, अभी इतरा रही थी किस तरह से बातें कर रही है, उन्होंने तो वो सब कुछ खो दिया
कि जहां हम नहीं थे कहीं भी, हम बैसाखी के उस पे थे पंजाब में, वहां हम सेकंड नंबर की पार्टी हो गए। लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। मध्य प्रदेश में हमने जो काफी सालों से नहीं जीती थी, जो गढ़ हुआ करता था अब इनका छिंदवाड़ा में, तो वो हम जीतने में कामयाब रहे। जो इन्होंने अभी खुद बताया इन्होंने कि वहां बीएसपी और कांग्रेस जीती थी मैंगलोर सीट, वहां हम कुछ मतलब फिसल गए 422, चलो जो जीता वही सिकंदर है, बट हम लगभग बराबर आ गए। हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो आप देखिए अब ये इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है कहाँ? ममता बनर्जी बॉम्बे में जाती हैं, वो कांग्रेस से नहीं मिलती है, शिवसेना उद्धव से मिलती है, शरद पवार जी से मिलती है, वो बयान देती है। स्पीकर के मामले में भी हमारे से कांग्रेस ने कोई किसी तरह की सलाह नहीं ली। वो चुनाव के दौरान भी कहती है हमारा कोई लेन देना नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं मेरी तो ये कोई गठबंधन ही नहीं है, अब आगे हमारा तो यहीं तक था, हमारा ना कोई अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज है। तो कौन सा एनडी गठबंधन? एनडी गठबंधन तो बिखर चुका। कहीं भी तो इंडिविजुअल पार्टी एक दूसरे के आमने सामने लड़ी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, तो वहां अलग अलग लगी है। जो इंडिया अलायंस है वो तो स्टेट वाइज वाला अलायंस है ना। आप उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ना कि हिमाचल में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत गई, उत्तराखंड में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत गई, बिहार में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, यहाँ पर आपके एनडीए के उम्मीदवार हार गए, तमिलनाडु साउथ में डीएमके जीत गई, यहाँ पीएमके हार गए जो एनडीए के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस को क्या मिला क्या नहीं मिला वो एक अलग चीज है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या मिला? इंट्रोस्पेक्शन। देखिए मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है कि जो हम कभी नहीं जीते थे, वहां जीतने के करीब पहुंच गए हम। बैंगलोर सीट पे आपने देखा 422 मतों से हम हारे वहां पे। छिंदवाड़ा में हम जो काफी समय से वहां हमारा एक सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, वहां हमारी ओपनिंग होगी। अभी भी आप अपने पीछे देखा होगा तो 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, वहां हमारा खाता खुल गया। तो हमारे ठीक है, निश्चित तौर पे हम जैसे बद्रीनाथ का आपने बोला है वो हमारे सीट जीतनी चाहिए थी, पर बड़े छोटे मार्जिन से हम हार गए। वहां भी आपने देखा होगा जो हमारी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, सेकंड नंबर पर बड़ी छोटे मार्जिन से हम हारे हैं। इनकी जो ठीक है इंडी गठबंधन है वो 37,000 वोटों से हारे हैं, तीसरे नंबर पे आए हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी वहां ही है। तो आप टोटल अगर मूल्यांकन करेंगे इस चीज का तो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत डेंट लगाए, लेकिन फिर भी हमने ओवरऑल अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको हम ठीक है। मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं। इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। आलोक जी, आप किस तरीके से इन चुनाव के नतीजों को कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, आप क्या कह रहे हैं इन नतीजों को लेकर? रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जिस तरह से परिणाम आते हैं तो उसमें उसकी समीक्षा पार्टी तो करती है और हम आप भी इसीलिए कर रहे हैं जी। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जो हाल के लोकसभा के चुनाव हुए और अभी जो उपचुनाव हुए उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरे ही जो रिव्यू जो कर रहे होंगे वो ज्यादा कड़ाई से करना होगा। क्योंकि आप देखिए जो बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर और खुद जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय नेता है, लेकिन अनुराग ठाकुर को तो प्रदेश में काफी काम करने के लिए मौका भी था। उस इलाके में यदि वहां पराजय होती है, यदि और जिस पंजाब में तो आप देखिए फिर भी वहां पर आम आदमी पार्टी, उस गठबंधन को आप नहीं कहेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी का वहां पर वापस, चूंकि वहां पूरी सरकार भी और अभी भी उनके 3 सीटें पहले भी आई थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पूरे सम्मान के साथ मैं कहूंगा पूजा जी को, चूंकि मैं 77 क्या उससे पहले से इलेक्शन देखता रहा हूँ जी। 77 के बाद अचानक बाद में जब चुनाव होते हैं तो साउथ में जीतते हैं, साउथ में जब जीतते हैं उसके बाद 80 के चुनाव के बाद अचानक साउथ में कर्नाटक आंध्रा में हार जाते। मैं गया उन इलेक्शन में भी 82 तो इंदिरा गांधी के समय में भी वो उपचुनाव भी नहीं, मैंने विधानसभा के चुनाव में पूरे के पूरे हार जाती कांग्रेस पार्टी। ऐसी स्थिति में ये सही है कि कभी केंद्र में आती है कभी वहां आती है, वो एक अलग है, लेकिन ये उपचुनाव थे और इसलिए, लेकिन चूंकि तत्काल हुए हैं लोकसभा के बाद, आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने के हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है 50 साल से हैं, लेकिन जो शीर्ष राष्ट्रीय राजनीति में कमलनाथ जी तब से सक्रिय थे और दिग्विजय सिंह भी 74 से हैं। मध्य प्रदेश भवन में जब उन्होंने एंट्री लिया था मैं वहां मौजूद था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोगों के इलाके में एक सीट उपचुनाव नहीं जिता सके, क्या कांग्रेस को अपनी समीक्षा नहीं करनी होगी? मेरा ये कहना है कि राज्यों में अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, वो ठीक कह रही हैं पूजा जी भी, उत्तर प्रदेश में भी यदि नहीं किया गया तो भाजपा का बट्टा बैठने वाला है। क्योंकि वहां जिस तरह की बुरी हालत अभी हुई है, 32 सीटें आ गई, इतना करारी हार के बाद तो जितने बड़े पैमाने पर वहां तत्काल कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी
मुझे नहीं लगता कि कुछ किया गया है। हो सकता है अगले 15 दिनों में या 1 महीने में किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑपरेशन जब करना होता है तो कई बार आपका बहुत ही ऐसा प्रिय व्यक्ति है, उसके लिए भी ऑपरेशन तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि यदि उसको नहीं करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा या हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको यदि अपनी समीक्षा करना है और कांग्रेस को भी समीक्षा करनी होगी। देखिए, राहुल गांधी का जीतना एक बड़ी बात है, इसी तरह से अमेठी में जीतना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय नेता जीत रहे हैं, स्थानीय, मेरा कंक्लूजन मेरा ये है, स्थानीय स्तर पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी में, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, सही मानता ही नहीं हो, बल्कि अभी तो और पतन की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे एक सीट जीतने से, विधानसभा उपचुनाव से वो कहें एकदम जीत हो गई, सत्य की विजय हो गई, केजरीवाल जी सब माफ हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, ये अजय सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, निचली अदालत चलेगी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दो बड़ी पार्टियों के लिए सबक है, आने वाले समय के लिए जनता से कैसे जुड़े। ये जो लोग हैं वो इतना एरोगेंस, प्रधानमंत्री से मिलना आसान था, इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो उनसे मिलना ज्यादा कठिन हो गया था। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री जिता देंगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लोगों के पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं, मजदूरों के पैर धो रहे हैं, वो दूर होते चले गए। राज्यों में जो बैठे हैं वो डिजिटल पर निर्भर हो गए। हम यदि खाली उस पर सोचेंगे खबर मुझे वहीं से मिलेगी, यदि मैं रिक्शे में, आप और हमारा संवाददाता न जाएगा, मैं भी जाता हूं कई बार, तो आपको असली स्थिति नहीं पता चलेगी। वो नेता जिन पार्टियों के दोनों, कमलनाथ जी की तो अपनी एयरलाइंस है, वो और उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती, लेकिन स्थानीय आदमी जीतू पटवारी बाप बने, उन्होंने क्या किया? वो तो बिल्कुल कमलनाथ के विरोधी से कट्टर, दिग्विजय सिंह भी आप उनको पसंद नहीं करते। तो ये जो आंतरिक, जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में कोई है प्रदेश में नेता? हाँ, प्रियंका गांधी है, तो आप कहें प्रियंका गांधी को आज डिक्लेयर करिए कि वो मुख्यमंत्री होगी, हो सकता है कि अगला चुनाव वो जीत जाए। जो संजय गांधी के लिए किया गया था 1980 में कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, घोषित नहीं किया गया था, मैं तब भी मौजूद था। इसलिए मेरा कहना है कि राज्यों की संगठन की क्षमता और नेतृत्व को अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, समीक्षा की जरूरत है। प्रबीर बिश्वास जी के पास मैं चल रहा हूँ, एक रिएक्शन उनसे, फिर मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। प्रबीर जी, पश्चिम बंगाल में तो क्लीन स्वीप हो गया, 4 सीटें थी और चारों के चारों पर टीएमसी जीत गई। प्रबीर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। नहीं, मुझे अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है प्रबीर जी। ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए खुद को, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं अरविंद मोहन जी के पास चल रहा हूं। अरविंद जी, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल की भी मैं बात करूं, उत्तराखंड भी बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, हिमाचल को भी गढ़ की तरह ही देखा जाता है, लेकिन इन उपचुनाव में ओवरऑल अगर एक मैं कहूं आपसे, एक ओवरऑल कमेंट अगर आप करेंगे इस उपचुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर, तो कैसे करेंगे? लोकसभा चुनाव में जो हवा दिख रही थी, मेरे ख्याल से वो और थोड़ी मजबूत लग रही, और इसकी वजह सीटों की संख्या तो है ही, बीजेपी कितना हावी है और इंडिया गठबंधन के लोग कितना जीते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, इन राज्यों में जो सीटें थी, बिहार, वो एनडीए की थी या बीजेपी की सीटें इसमें ज़्यादा थी, और वो सीटें गंवाई हैं। इसलिए ये कह लेना कि एक जालंधर में कोई दल बदलू नंबर 2 आ गया या कहीं और एक सीट है, इतने भर से भरपाई नहीं होगी। जो रंग ढंग बीजेपी चला रही है अभी भी, अब सीटें कम होने के बाद या मैंडेट को देखने के बाद भी, जय श्री राम की जय जगन्नाथ कर लेना और बीजेपी की जगह एनडीए बोल लेना, इतने भर से ये कॉस्मेटिक चेंजेस से बात नहीं बनी। तो हार के कारण क्या दिख रहे हैं? हार के कारण क्या दिख रहे हैं, ये भी बताइएगा मुझे। नहीं, हार के कारण बीजेपी का अपना कामकाज ही है मेरे ख्याल। लोग से, ये तो विधायकों का मामला होता है, इंडिविजुअल्स तो कई दफे जीतते हैं बाई इलेक्शन में, होता ही है, लेकिन कुल मिला के बीजेपी के रंग ढंग पे ही अभी मैंडेट। बंगाल में तो मेरे ख्याल ज्यादातर सीटें बीजेपी वाली, हिमाचल की सीटें बीजेपी वाली, तो उन सीटों पे अगर लोग बीजेपी को रिपीट नहीं कर पाए, उन विधायकों ने इस्तीफा दिया, हिमाचल में तो सरकार गिराने के लिए किया, तो ये सब बीजेपी के रंग ढंग पे कमेंट है। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी बोल रहे हैं कि फला जगह क्या, मेरे ख्याल से ये रंग ढंग नहीं है। और दोषी सिर्फ एक, ठीक है अरविंद जी, थोड़ा सा आपके ऑडियो में भी इशू है, अब मैं एक बार उसको करेक्ट करा लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रबीर सरकार के पास मैं चल रहा हूं। प्रबीर जी,
टीएमसी ने लोकसभा में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया पश्चिम बंगाल में, और अब जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था आउटस्टैंडिंग रहा। क्लीन स्वीप आपने किया, 4 थी, चारों की चारों सीटों को आपने जीत लिया। कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज मिल रही सर। हाँ, तो जो रिजल्ट आज आया तो सामने ही है। तो जी। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जस्ट हाँ। कंक्लूड जो हुआ है अब अपना लोकसभा इलेक्शन बिफोर 1 मंथ, तो उसमें से तो क्यूज तो हम लोगों को मिल ही चुका था, बिकॉज बीजेपी केम इन टू पावर इन 2014 एंड दिस इज 2024, 10 years, 2 terms, so it's not a small time, ये काफी अच्छा टाइम है, 1 decade। तो उससे क्या है, एक चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि गैस, आई मीन इन्फ्लेटेड चीज, गुब्बारा और रियलिटी दोनों अलग होते हैं। तो जो चीज 2014-2019 में बीजेपी सरकार ने केंद्र में, इसमें से और एक चीज मैं पहले कहना, ये जो उपचुनाव हुआ, दिस आर ऑल असेंबली इलेक्शन। तो लोकसभा एंड असेंबली का पर्सपेक्टिव इज बिग डिफरेंट, एक स्टेट, एक सेंटर, ओ एंड फ्री। बट अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें हम लोगों को फ्यूज मिल ही चुका था। एंड पर्सनली आई बिलीव उड़ीसा में एंड कर्नाटका में, ये दोनों जगह में बीजेपी थोड़ा सा बेटर कर लिए। हैड इट नॉट बीन, अगर ऐसा नहीं होता तो आज कोalition सरकार जो केंद्र में हम देख रहे हैं, उनको और तकलीफ, इट वुड हैव बीन मच हार्डर, उनको 230, 220 तक की मतलब एनी हाउ। तो जो अभी जो रिफ्लेक्शन जो 13 असेंबली इलेक्शन जो अभी आज रिजल्ट आया, इसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग कि आउट ऑफ 13, 8 सीट जो इंडिया गठबंधन, अब स्टेट वाले आपने सही कहा कि इंडिया गठबंधन इज द कंजंक्शन ऑफ स्टेट पार्टी, टीएमसी रहा, शिवसेना, दिस थिंग दैट, सो लाइक दैट। बट द क्वेश्चन इज दिस, बीजेपी जो चीज प्रॉमिस किए थे या आज तक जो चीज प्रॉमिस किए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कुड नॉट फुलफिल, वो पूरा नहीं कर पाए। आज अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो 2014 से 2024 तक हम लोग देखे हैं, आप ईपीएफ इतना अकाउंट खुल गया, उतना अकाउंट खुल गया, वो पेपर में आप देखते हैं। बट इफ यू गो ऑन द स्ट्रीट, आपको पैन इंडिया में कह रहा हूँ, बेरिंग फ्रॉम वेस्टर्न स्टेट्स एंड साउदर्न स्टेट्स, अगर आप मध्य भारत और उत्तर भारत देखते हैं, इंक्लूडिंग ईस्टर्न इंडिया, ये अनएम्प्लॉयमेंट अब इतना हावी हो चुका है, जो यंग पॉपुलेशन है, बेरोजगारी, महंगाई। येस्टरडे सीपीआई नंबर केम 5.09%। आप बाजार में जाइए, यू लुक टू टमाटर, डॉक्टर पूजा हैज सेड, एंड शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So that is one part. Now, what is the silver lining? Our economy is the fastest economy in the world, growing at 7.2% per annum. तो वो ठीक है। Now the question is this: अगर इतना तेजी से अपना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहा है, then why that per capita income is capped at $2,200? अभी तक उतना कम क्यों है? और अगर इतना ही अच्छा अर्थव्यवस्था है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन का क्यों जरूरत है? अगर इतना काम अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इतना अच्छा है, इतना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, देन व्हाई यू आर गिविंग 80 करोड़ पीपल फ्री राशन एवरी मंथ? सो यू लुक टू ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये जो 2016 से जो कहानी चालू हुआ, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट यू हैव स्टार्टेड डिमोनेटाइजेशन, उसका घाव, दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस, अभी तक जो नुकसान हुआ था अभी तक पूरा नहीं हुआ। एंड नंबर ऑफ डिबेट्स वी हैड डन एंड इट इज अंडरस्टूड, अभी तक वो घाव नहीं भरा। जीएसटी ऑफ कोर्स, यानी कि आपका ये कहना है कि जो बेसिक इश्यूज थे, जो जरूरी इश्यूज थे, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और पब्लिक को सिर्फ उन्हीं से मतलब है, बेसिक इश्यूज से। उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के नतीजे आएंगे। आलोक जी जो बात कह रहे थे, मैं सर आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी नेताओं का भी रिएक्शन आने इस पर शुरू हो गए हैं। जौनपुर से बीजेपी के विधायक हैं रमेश मिश्रा, उनका यह कहना है कि अगर चेंजेस नहीं हुए, बदलाव नहीं हुए, तो हम आगे भी चुनाव हारेंगे। अब बीजेपी नेता भी इस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। वो जरा मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं, इसको फिर आगे बात करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है।
अरविंद जी, अगर एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक इस तरीके की बात कह रहा है इन नतीजों के बाद कि अगर अभी बदलाव नहीं हुए, ध्यान नहीं दिया गया, स्थिति बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है, हम जीतेंगे नहीं 2027 में, सिटिंग विधायक जो है वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, सिटिंग विधायक ही नहीं, आप देखिए चुनाव के बाद आरएसएस चीफ से लेके विद्यार्थी परिषद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के, तो ये अलग अलग इंडिकेशंस हैं। और मेरे ख्याल जो भी अभी लीडरशिप सेंट्रल है वो इन संकेतों से कोई बदलाव उसके व्यवहार में, शुरू में तो लगा कि हल्का और जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ जैसा नारा लगने लगा, कोई कामकाज के शैली में कोई बदलाव अभी दिखाई नहीं दे। गठबंधन सरकार बन गई तब भी नहीं दिखा दे रहा है, और पार्टी के अंदर अपने इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं किसके आधार पर, वो भी कोई तरीका, बस ले दे के एक योगी पे पता नहीं क्यों सारी भिड़ाई है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड चाहते थे वो शायद के लिए बनना बनारस से, वो नहीं बना और जितने भर को जीते, तो सारा कुछ उत्तर प्रदेश पे है। बाकी राज्यों का परफॉर्मेंस जो है, जैसे मान लीजिए बंगाल ही का परफॉर्मेंस, जो सबको उम्मीद थी, बंगाल में भी काफी पार्टी नीचे आई, झारखंड में पार्टी नीचे आई, काफी राज्यों में पार्टी गिरी है, राजस्थान में पार्टी गिरी है। उन राज्यों के बारे में किसी किस्म की चर्चा, मान लीजिए वसुंधरा को अलग रखने का नफा नुकसान क्या हुआ, इस बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की। उत्तर प्रदेश को लेके जरूर जांच भी शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा। तो ये व्यवहार अगर सेंट्रल लीडरशिप करेगा तो फिर मुश्किल गंभीर है, वो फिर हल्की नहीं है। और लोगों ने अपना सिग्नल दे दिया है, लोगों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार उन्होंने क्लीन स्वीप करके आपको फेंक दिया हो बाहर, ऐसा नहीं। लेकिन लोगों ने पर्याप्त संकेत दे दिया है कि आप संभलिए, अपना कामकाज सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए, और जिस अहंकार की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, वो अहंकार शायद आपके लिए सबसे मुश्किल पैदा कर रहा है, उसको भी दूर करने पार्टी लीडरशिप के अब तक के 1 महीने के व्यवहार में तो वो दिखाई नहीं देता कि वो चीज में बढ़। ठीक है, मैं विजय शर्मा जी से इस पर जरूर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। विजय जी, आप ही की पार्टी के विधायक हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं इन उपचुनाव के नतीजों को, जिसको आप, मुझे लग रहा है कि शायद आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, वो उसको क्लियरली बोल रहे हैं। देखिए रोहित जी, अनदेखा कैसे कर सकते हैं? हम एक राजनीतिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम छोटी से छोटी बात को भी गंभीरता से लेते हैं और हम ले रहे हैं, और विश्लेषण का काम चल रहा है। अब मैं ये परवीर जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने रोजगार की बात की। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के काल में 2.9 करोड़ रोजगार सर्जित किए गए, और हमारे कार्यकाल में 12.5 साढ़े 12 करोड़ रोजगार हमने देने का काम किया है। महंगाई देखिए हमने 5 के आसपास नियंत्रित करके रखी, इनके कार्यकाल में 11 पॉइंट समथिंग तक गई थी। तो कैसे आप मतलब इसको वो कर सकते हो? तो हास्यास्पद बातें हैं। आप प्रति व्यक्ति आय की बात करते हो, हमने पिछले 10 साल में डबल कर दी, तो इस बात को आप नहीं मानोगे क्या? तो ये कहना ही अपने आप में 80 करोड़ लोगों की बातें करते ही ये कि आपको क्यों देना पड़ रहा है? अरे भाई, हम चाहते हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर आए लोग, वो दोबारा गरीबी रेखा से नीचे ना चले जाएं। कांग्रेस खुद कहती थी कि हम 10 किलो देंगे, वो भी मानती है कि हाँ, इनको सहयोग करना चाहिए। तो ये बातें हैं, करने की कोई फायदा नहीं है। हम एक संवेदनशील सरकार चला रहे थे, और हमारे को पता है लोगों की दुख सुख में हम रहने वाले हैं। हम राजा रजवाड़ों की पार्टी नहीं है कि एक परिवार के लिए या भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हम सारे काम करें। ठीक है, निश्चित तौर पे हमारी थोड़ी सी सीटें कम हो गई हैं, क्योंकि लगातार हम 3 इलेक्शन जीते हैं। आपको नहीं पता है कि ये प्री पोल अलायंस था हमारा, तब हम 300 के आसपास सीटें जीत गए। उसके बाद में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे हम हार गए ये 99 सीटें, इनके 3 इलेक्शन लगातार ये हार गए, 100 सीटें टच नहीं कर पाई है, तभी अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। तो कैसी विडंबना है ये? देश समझ रहा है, देख रहा है देश। तो अब आज आप जो ये बातें कर रहे हो 13 सीटों की, इसमें से चार राज्य तो ऐसे हैं जहां इनकी सरकारें हैं। आप भी देखते हो कि विधानसभा लोकसभा के अलग अलग अपने वो होते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी हमने सारी सीटें जीती थी। तो ये 1-1, 2-2 सीटें इनमें हुई है। और जहां तक होता है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कहता, ऐसा अपवाद भी होते हैं, ज्यादातर जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है उसके ही उपचुनाव में जीतते हैं। और ये ज्यादातर देखा गया है, आपने भी देखा होगा, अभी पत्रकारिता कर रहे हैं इतने सालों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको गलत तरीके से ना देखें। ठीक है, हमारी यूपी में निश्चित तौर पे हुई है, हम उसको ठीक करेंगे। जहां भी जो भी जिस तरह की भी कमी होगी,
और हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने कब कहा है? हमारे अंदर घमंड नहीं है। हम किसी ना तो जाति को, धर्म को, किसी को गाली देने का काम नहीं करते। तो राहुल जी जो है, इनके किस तरह से संसद में खड़े होकर बात करते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना किसी उसको ऑर्डिनेंस कैसे फाड़ दिया था आपने सबने देखा होगा, और लांछन हमारे ऊपर लगाते हैं। संविधान की अगर कॉपी साथ लेके चलते उसे संविधान की पालना नहीं होगी। उसमें विश्वास करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ कह के और चले जाना, तो आपने देखा इस इलेक्शन में भी हमने किस तरह से अपना रणनीति के तहत चले हैं, हमने मेहनत की है और हम वो सीट जीतने में सफल हुए हैं जो हमने काफी सालों से नहीं जीती है, और एक जीतने के करीब पहुंच गए हम। तो हमारे को कैसे आप लोकसभा में देख लीजिए, हमने उड़ीसा जीत लिया जो कभी इतिहास में हम नहीं जीत पाए थे। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं विजय जी, लेकिन सवाल इसलिए है क्योंकि जीत से ज्यादा हार है इस बार, इसीलिए सवाल है। मैं पूजा जी के पास चल रहा हूँ। पूजा जी शायद इस पर कुछ कहना चाह रही हैं, कोई कमेंट? पूजा जी बोलिए आप। रोहित जी, आपने 5 बजे डिबेट शुरू किया था और 5:35 पे आकर भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम कुछ सोचेंगे। मुझे लगता है कि बहुत समय और नतीजे ही आप उनकी ओपनिंग लाइन एज अ राजनीतिक व्यक्ति मैं उन्हें बताना चाहूंगी, उन्हें ये होना चाहिए था कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, हम हार की समीक्षा करेंगे। जब आरएसएस कहती है कि आप अहंकार से नीचे उठिए, जब जौनपुर के विधायक कहते हैं ये हम नहीं कह रहे, ये इन्हीं के लोग कह रहे हैं, तब ये सुनने को किसी को तैयार ही नहीं है कि इतनी देर से इंडी गठबंधन को गाली दे रहे हैं, ये बता रहे कि हम तो सिर्फ 700 से जीते हैं, बद्रीनाथ जैसी छुटपुट घटना हो जाता है हम उसको आगे आ जाएंगे। गाली देने का काम आपकी पार्टी करती है, हम नहीं करते। हमने आपको गाली नहीं दी, मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट इंडिया न्यूज में यही स्टार्ट किया था कि हम जनादेश को सर के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपकी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। राजनीतिक नेता होने के कारण आपको भी सबसे पहले जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, आपको पीछे जाना चाहिए कि आपको 13 में से सिर्फ 2 सीटें क्यों मिली है। अगर आप एक उंगली 4 दूसरों के ऊपर उठाते हैं तो 4 आपकी ओर भी है। अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी आप 80 करोड़ राशन की बात कर रहे हैं। रोजगार में जिस तरीके से, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसी का डेटा नहीं है, आपकी सरकार का डेटा है कि आज ये इतनी भयंकर बेरोजगारी है कि युवा सड़क पे 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम की रीनीट करवाने के लिए पिछले 4 तारीख से सड़क पे हैं और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है सरकार। महंगाई आज हम सबके घर का क्लेश बन के बैठी हुई है। आज सिर्फ टमाटर क्यों, दाल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, दही ले लीजिए, हम सबका घर चलाना मुश्किल हो गया है। पर नहीं, हम तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। एक व्यक्ति 27 रुपए में जीवन यापन करता है, लेकिन आप उसको जाकर बताइए कि हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया था और हम तो आपको कोई एक इंसान का, अगर आप डिग्निटी को, एक इंसान के सम्मान को आप 5 किलो राशन देके अगर उसको मापते हैं तो ये आपकी विफलता है। अगर आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है तो ये आपकी विफलता है 10 साल सरकार में रहने के बाद। तो बहुत बेहतर होगा कि आज तो आप विनम्र होते, आज तो आप कहते कि हम व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, हम समीक्षा करेंगे। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए था। इससे बनिस्बत कि आप विपक्षी पार्टियों को गालियां देंगे। विपक्षी पार्टियां इस पूरे विपरीत परिस्थितियों में, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण हो, चाहे सारे रिसोर्सेज पे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सबके पूरे देश के सामने है, किस तरह आप लोगों ने 8,000 करोड़ रुपए लेकर इस पूरे इलेक्शन सिस्टम को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने से मना कर दिया है। इस पूरे विपरीत परिस्थितियों में किस तरह आप सरकारों की जोड़ तोड़ करते हैं, किस तरह आप विधायकों को खरीदते हैं। 3 हिमाचल के विधायक हम सबके सामने हैं जो आज 2 हार चुके हैं। अगर ये करने की बजाय आप समीक्षा करें और जाके देश के मुद्दों पर काम करें और किसी भी हार को विनम्रता से स्वीकार करें, तो मुझे लगता है कि आप अपनी राजनीति बेहतर कर पाएंगे बनस्बत इसके कि आप दूसरों को गाली दें। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक कमेंट सबका। प्रवीर सरकार भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, फिर मैं आलोक जी के पास चल रहा हूँ। प्रवीर जी बोलिए, अपना कमेंट रखिए। रोहित जी, बीजेपी का प्रवक्ता ब्रिज जी जो थोड़ा देर पहले कहा, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सीएमआई का जो डेटा था अप्रैल में, 45 ईयर्स का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एंड रूरल, क्लोज टू 9%, 9.5%। चाहे तो वो गलत है सीएमआई और नहीं तो ब्रिज सही है। अब 12.5 करोड़ का जो नौकरी का उन्होंने कहा, वो कौन सा आधार पे, कौन सा आंकड़ा का आधार पे कहा, आई डोंट नो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, पॉवर्टी लाइन का नीचे नहीं जाए इसलिए आप फ्री राशन दे रहे हो, तो आपका ये जो इकोनॉमी 7%, 7.5% से जो पिछले 4-5 साल जो ग्रो हुआ, तो ये पैसा गया कहा। ऑक्सफैम रिपोर्ट से 78% ऑफ द वेल्थ इज स्क्वांडर्ड बाय 2% ऑफ इंडियन पीपल। तो मोदी जी का जो कहना था 2014 में, सबका साथ सबका विकास, अब निचले स्तर का जो जनता है, अराउंड 50 to 60 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, मे बी 70 करोड़, तो उनका इंक्लूशन कहाँ हुआ? केवल जनधन अकाउंट खोलने से इंक्लूशन हो जाता है? पिछले बजट में आपने मनरेगा को घटा दिया,
हेल्थ का एलोकेशन देखिए, which is 0.3% ऑफ योर जीडीपी। अब शिक्षा का अलॉटमेंट देखिए, which is 0.35 to 4% ऑफ द जीडीपी। यू गो टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, सो जहाँ एक ही जगह पे आप एलोकेशन ज्यादा किया, दैट वाज कैपिटल एलोकेशन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग जो क्वाड्रुपल जॉब क्रिएट करता है, दैट इज ट्रू। बट क्वाड्रुपल जॉब क्रिएट करेंगे आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा जो मिनिमम जो गारंटी होता है उसमें आप बजट नहीं बढ़ाएंगे, तो आप निचले स्तर का हाथ में पैसा कैसे पहुंचाएंगे? कि वो निचले लोग जो रीच एंड जो कोविड में जो अर्थनीति में जो दबाव आया था, उसका बाद अर्थनीति जो उठा, उसमें सबसे गेनर कौन रहा? इट वाज द ओनली रीच बिजनेस पीपल, दे ग्रू मच रिचर। नीचे का 2018 में मोदी जी कहा जो कृषक है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उनका हम डबल कर देंगे इनकम। जो 2024 में कहा उनका डबल हुआ। एमएसपी लेके कितना प्रॉब्लम हुआ, जो कृषि आंदोलन हुआ उसको दबा दिए। ठीक है विजय जी, आप फटाफट इसका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे आलोक जी के पास चलना होगा एक बार। जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ पूजा जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हो बॉन्ड की, वो 16,000 करोड़ इंडी गठबंधन के पास है, उसका जवाब दीजिए। अरे भाई, आपकी एक स्टेट में सरकार 1600 करोड़, हमारी कितनी स्टेटों में सरकार है? हमारे 303 एमपी थे, आप अनुपात निकाल लीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमाल का कर दिया आपने दोबारा। और दूसरा, मैं अभी प्रवीण जी की बात का बताना चाहता हूँ, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप बताइए, आज कितने एम्स हैं? 22 एम्स है देश में। आपने कितना एम्स बनाया था? एक एम्स बनाया था। आप मुझे बताइए, कितने आईआईटी हमने बना दिए? 7 आईआईटी हमने बनाए हैं, 7 आईआईएम हमने बनाए हैं। कितने एयरपोर्ट हमने बना दिए, कितनी सड़कें, 4.25 लाख करोड़ सड़कें हमने ग्रामीण बना दी। तो आप मुझे बताइए, अब आप बीच में मत होइए प्लीज। आप देखिए, 11 लाख करोड़ की हमने सब्सिडी किसानों के दिए। जो खाद का बैग आज हम 300 रुपए में दे रहे हैं, वो विश्व के अंदर 3000 का है। आप मुझे बताइए, 34 लाख करोड़ हमने डीबीटी के माध्यम से सीधा दिया है। जो राजीव गांधी जी कहते थे 85 पैसा खाजा के बीच में 15 पैसा पहुंचता है। तो आप देखिए, आप झुटलाइए मत। एमएसपी हम 14 फसलों पे दे रहे हैं। 14 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं आज की डेट में। 5 गुना हमने कृषि बजट बढ़ा दिया हमने। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप निचला स्तर का जो लोग हैं उनका ज्यादा सोचिए, वो नहीं सोचा गया। उनको 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। तो मुझे बताइए, इससे ज्यादा कितना हम कर सकते हैं? हमने आपने देखा रोड से इतना कर सकते थे तो जनता इतना नाराज क्यों था? आपको नहीं पता प्रवीण जी, आपको नहीं पता कि हमने 340 क्यों आए? 38 किलोमीटर बढ़िया सड़क हमने बनाई है, जो आज हमारी 29 किलोमीटर के आसपास है। और यूपीए के काल में 12 किलोमीटर के आसपास थी। क्या ये विकास का कार्य नहीं दिखता क्या किसी को भी? आप बताइए मुझे। आपने सेना को खाली कर दिया था, नंगा कर दिया था, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। आज हमने कैसे आपने देखा होगा, बॉर्डर के ऊपर कैसे रोड बनाए, कैसे टनल बनाए, उनको कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, आपने देखा होगा किस तरह से हमने रफाल खरीदे। 1 लाख करोड़ से देखिए 22,000 करोड़ के हमने। ठीक है, मैं आलोक जी के पास चल रहा हूँ। आलोक जी, निर्यात किए जो आप 500 करोड़ करते थे। आलोक जी, मैं आपके पास चल रहा हूँ। क्या ये नतीजे ये कह रहे हैं उपचुनाव के नतीजे कि हाँ पब्लिक के बीच में नाराजगी है? और दूसरी बात ये है कि अब बहुत क्लोज वक्त में कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, हरियाणा में इलेक्शंस हैं, क्या ये नतीजे किसी तरह का प्रभाव डालेंगे उन पर? निश्चित रूप से, चूंकि जैसा कहा गया कि इसको अपने अभी स्थानीय मुद्दे सबसे अधिक प्रमुख होते हैं। हाँ। मैं बार बार कहूंगा, विधानसभा चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में, और इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज भी चुनाव में तो हो सकता है कि उनको अधिक तो फिर भी वोट मिल जाए। स्थानीय स्तर पर जो अपनी समस्या या नहीं हो मिलेगा, यदि जो काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, दिक्कत हो रही है, तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपने ठीक कहा, जो राज्यों में है। और महाराष्ट्र की बात आपने अच्छी कही, बाबा साहब अम्बेडकर, उसको हराने की क्षमता केवल कांग्रेस पार्टी में थी। पहला चुनाव जिसने संविधान बनाया, हमारे खड़गे जी को शायद, वो तो बहुत बड़े नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो आज सुबह से बोल रहे हैं बराबर, अरे ये हो गया, अपमान हो गया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो 52 54 2 इलेक्शन बेचारे लड़े और 2 साल बाद इसकी डेथ हो गई। उनको इतना अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्टी उसमें सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी, आज के अपमान वो तो बहुत छोटा है मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि वो तो फिर भी जीत के आ जाते हैं। मेरा ख्याल है बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली पार्टी वो बहुत सक्षम है।
वो ज्यादा से ज्यादा साधन भी जुटा सकती है, वो शक्तिशाली है, इसलिए उसको। लेकिन क्या ममता बनर्जी को अपना नेता मानेगी? क्योंकि ममता बनर्जी आज की स्थिति में सबसे प्रमुख वहां नेता है उनके, जो उनका अलायंस है। अलायंस तो है ही नहीं, क्योंकि वहां तो अधीर रंजन चौधरी गाली देते खुद ही हार गए। इसलिए केवल मेरा ये मानना है कि क्या ममता बनर्जी को वो कहे, पिछले समय अलायंस के समय में भी नहीं कहा गया कि ठीक है वो हमारी प्रधानमंत्री होंगी, नहीं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि राहुल गांधी को बनाना है। अरे भाई, कहीं तो उदारता दिखाइए, पहले घोषित कर दीजिए कि ममता बनर्जी पुरानी कांग्रेस है, वो लड़ती है, पता चल जाएगा कितनी ताकत है। लेकिन हो ये रहा है कि इसलिए आपने जो कहा कि राज्यों के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, इसमें बड़ी समीक्षाओं को भी देखना होगा, और स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, हम अभी जितनी चर्चा करें उपलब्धियों की, उपलब्धियां हैं, लेकिन राज्यों में नहीं पहुंचाया विजय जी, उसलिए दिक्कत है। उन लोगों ने, विधायकों ने निकम्मापन दिखाया। उत्तराखंड कैसे हार गया? उत्तराखंड में सरकार है, आपने कहा कि उत्तराखंड में जहाँ सरकार है हमारी होती है वो जीतते हैं, तो उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है। यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो उत्तराखंड में आपकी सरकार है, चाहे कम वोट से जीते हारे ये नहीं है। प्रतिष्ठा की सीटों पर यदि कहीं न कहीं उनको डिलीवर करने में दिक्कत है। मोदी जी अपनी गारंटी ये दे सकते हैं कि मैं कार्यक्रम का इंप्लीमेंट करूंगा, मोदी जी जाकर के गली गली में जाकर पानी और नली साफ थोड़ी कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि ना राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन नीचे के लोग पर कोई काम नहीं करेगा। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हरियाणा में आप देखिएगा क्या होने वाला है, जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है, हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी कितनी अंदर से लड़ रही है, बीजेपी में भी लड़ाई है, तो उसका भी नुकसान होगा। दूसरे आ जाते हैं, इसीलिए तो चौटाला कंपनी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि समीक्षा सबको करनी पड़ेगी और लोगों की समस्याओं का हल निकालना होगा। हमारे आपके चैनल से नहीं, जो जीतता है ना हारता है, मैं ये गलतफहमी मुझे तो कतई नहीं है कि लोग समझते हैं मीडिया से, जो राहुल गांधी रोज गाली देते हैं मीडिया को, मीडिया ने ना उनको हराया ना उनको जिताया। वो अपने इलाके में जो उनका पुराने फिरोज गांधी का इलाका था, इसलिए वो जीत गए। ठीक है, एक कमेंट अरविंद जी आपका, फिर मुझे डिबेट को एंड करना है। एक कमेंट मुझे आपका, ये भविष्य का संकेत दे रहे हैं कुछ, लोकसभा, ये विधानसभा का उपचुनाव कुछ भविष्य का संकेत दे रहा है? क्योंकि लोकसभा ठीक है, आप एनडीए के तौर पे आपने सरकार बनाई, लेकिन उतना प्रॉमिसिंग नहीं था, और अब तो ये जीत से ज्यादा हार है आपकी झोली में। युवाओं को कुछ न कुछ हवा के मैच्योर होने का ये संकेत देता है कि जो खिलाफ हवा है बीजेपी के, मोदी के, वो हवा कुछ और मैच्योर होगी। और राज्यों का मुद्दा जब आएगा तो मोदी जी मुद्दा वहाँ नहीं होंगे, वहाँ राज्यों के मसले और ज़्यादा फोकस, तो वहाँ शायद ये और ज़्यादा कुछ नए तरह का अलाइनमेंट भी मैं कहूँगा, उसकी चर्चा मैं उम्मीद कर रहा था कि टीएमसी के स्पोक्स में बोलेंगे। बंगाल के कई सीटों पे कांग्रेस को अच्छा वोट दिखाई दे रहा है। बीजेपी को के हार के साथ कांग्रेस को भी अच्छा ज्यादा। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है अरविंद जी, और वक्त भी मेरे पास इतना ही था। मुझे इस डिबेट को यहीं पे एंड करना है। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो हवा के रुख को पहचान जाइए, नहीं तो फिर जनता है फैसला करने वाली। जिस तरह का फैसला जनता ने आगे किया है, आगे भी जनता ऐसे ही फैसला सुना सकती है।